नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्रीकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बजट को देखेंगे कि बजट में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और बजट से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं और बजट होता क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का जो बजट आया है वो अंतरिम बजट आया है। अंतरिम बजट कब आता है? आप जान लीजिए कि अंतरिम बजट उस समय आता है जब कोई चुनाव होना हो, जैसे आम चुनाव होना है अभी अप्रैल मंथ में, तो अंतरिम बजट आया है। अंतरिम बजट और कब आ सकता है? जैसे कोई नई सरकार का गठन होना हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जो है अंतरिम बजट आता है। और अंतरिम बजट उस स्थिति में भी आ सकता है जब कोई जो है कार्यवाहक सरकार होता है ना, एक्टिंग गवर्नमेंट जब काम करती हो, तो तीन स्थितियां हो सकती हैं जब आपका अंतरिम बजट बन सकता हो। एक तो जब कोई न्यू गवर्नमेंट आए, या कोई जनरल इलेक्शन हो, या कोई एक्टिंग गवर्नमेंट हो, कार्यवाहक। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं जब आपका जो है अंतरिम बजट आता है। साथ ही साथ हमको ये भी जानना होगा कि जो इंटरिम बजट होता है, इंटरिम बजट, इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, जिसको कहते हैं कि लेखानुदान। लेखानुदान होता क्या है कि आप जानते हैं कि कभी कभी क्या सामान्यतः है, जब भी बजट पारित होता है तो कुछ अमाउंट जो है आने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए सरकार जो है संसद से पारित करा करके यह अधिकार प्राप्त कर लेती है कि जो आने वाले समय है 2 महीने 3 महीने का, क्योंकि फरवरी में बजट आ रहा है तो बजट पास होते होते मई हो जाता है, तो बीच का जो टाइम है तो सरकार के जो खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान पारित कराया जाता है, तो ताकि जो है सरकार अपने खर्चों को पूरा कर सके। चाहे लोगों का सैलरी पेंशन हो, चाहे रेलवे से संबंधित कोई योजना हो, चाहे सड़क निर्माण का कोई योजना चल रही है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उनको पैसा चाहिए, तो उनको पूरा करने के लिए लेखानुदान पारित कराया जाता है। और लेखानुदान का जो प्रोविज़न है हमारे संविधान में, यह अनुच्छेद 116 में है। और बजट का जो प्रोविज़न है, बजट का प्रोविज़न हमारे संविधान में, वैसे तो बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बात किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण ही क्या होता है? बजट होता है। एक चीज़ और आप यहाँ क्लियर हो जाइए कि जो वोट ऑन अकाउंट है, जिसको आप लेखानुदान कह रहे हैं, लेखानुदान में क्या होता है? लेखानुदान के अंदर केवल और केवल सरकार का व्यय से संबंधित आंकड़े शामिल किए जाते हैं। लेकिन वहीं पे इंटरिम बजट में क्या होता है कि सरकार का आय और व्यय दोनों का जो है जिक्र होता है। तो वोट ऑन अकाउंट में सरकार का जो व्यय होता है केवल वो शामिल होता है, लेकिन जो आपका इंटरिम बजट होता है इसमें सरकार की जो रिसीट्स होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, जो प्राप्तियां होंगी और जो आपका खर्च होगा, व्यय होगा, उन दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आपका इंटरिम बजट आया हुआ है 2024-25 के लिए, उस बजट का जो आकार है वो है 47,65,000 करोड़ रुपया। तो बजट का जो आकार है वो 47,65,000 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और इस बजट का जो साइज है, इसमें क्योंकि बजट में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं, तो राजस्व प्राप्ति जो होना है वो 30 लाख करोड़ का होना है। और वहीं पे राजस्व व्यय की बात करें तो 36.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व व्यय होना है। वहीं पे जो पूंजीगत प्राप्तियां होनी है वो 17,60,000 करोड़ रुपए का होना है। वहीं आपका पूंजीगत जो व्यय होना है वो 11,10,000 करोड़ रुपए का होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय में डिफरेंस आप देखेंगे तो पूंजीगत प्राप्तियां ज़्यादा हैं पूंजीगत व्यय से, वहीं पे जो राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय आपका ज़्यादा है राजस्व प्राप्ति से। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा है पूंजीगत व्यय से, जबकि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा है। अगर हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो 11.1 लाख आप देख रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय है, उस व्यय में को अगर हम देखें अपने पूरे बजट के आकार के संदर्भ में, तो पूरे जीडीपी का जो हमारा जीडीपी, जैसे भारत की जीडीपी लगभग इस समय 4 ट्रिलियन डॉलर है, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारे अर्थव्यवस्था की पूरी साइज है। तो इसका आप कह सकते हैं कि 3.4% जो बजट है उसका, हमारे जीडीपी का, उसका 3.4% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविज़न बजट के अंदर किया गया है। क्लियर? ऐसे ही
जो ये 47,65,000 करोड़ रुपए का बजट है हमारा, उस बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा सरकार जिस मंत्रालय को दे रही है वो मंत्रालय है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.2 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। उसके बाद रोड्स एंड हाईवेज जो मिनिस्ट्री है, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय, उसको 2,78,000 करोड़ रुपया दिया गया है। इसी प्रकार जो आपका रेल मंत्रालय है उसको 2.55 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। वहीं पे जो आपका एक मिनिस्ट्री होता है जिसको बोलते हैं उपभोक्ता मामले से संबंधित मंत्रालय, जो पीडीएस जो खाद्य वितरण होता है, उस मंत्रालय को मिला है 2.13 लाख करोड़ रुपया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, उसके बाद रोड्स एंड हाईवे को दिया गया है, फिर आपका रेल को दिया गया है, उसके बाद आपका कंज्यूमर जो डिपार्टमेंट है या कंज्यूमर जो मिनिस्ट्री है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उसको दिया गया है। क्लियर। इस बजट में यह बताया गया है कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा वो 7.3% के आसपास भारत का विकास दर रहेगा। भारत इस गति से विकास करेगा। जो ये पैसा है, जो पूरे बजट का आकार है 47.65 लाख करोड़ रुपया, इस बजट में अगर हम देखें कि ये बजट में जो पैसा है वो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो आप पाएंगे कि जो पैसा हमारे बजट में है, जो सारा पैसा दिया हुआ है कि बजट में कहाँ से कितना पैसा आएगा, तो कुल बजट का जो आकार है उस आकार में देखेंगे कि कुल बजट के आकार का 28% पैसा जो है वो सरकार जो है डेब्ट के माध्यम से कलेक्ट करती है, कर्ज के माध्यम से उधार लेती है, उसकी देनदारियाँ बनती है सरकार की। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सरकार के आय का जरिया है वो इनकम टैक्स है। 19% जो सरकार का आय होगा इस बजट में वो आयकर से होगा। ऐसे ही आपका जो जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस टैक्स के माध्यम से सरकार कुल जो है 18% का कलेक्शन करेगी। फिर निगम कर के माध्यम से सरकार 17% कलेक्ट करेगी। वहीं जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से सरकार अपने कुल जो बजट का है आकार उसमें लगभग 5% का कलेक्शन करेगा। उसी प्रकार जो सीमा शुल्क होता है जो हम निर्यात आयात करते हैं, उसके माध्यम से सरकार अपने बजट में 4% का जो है कलेक्शन करेगी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हम जो पैसा हमारी प्राप्तियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेब्ट के माध्यम से ले रहे हैं। फिर हमारा जो है इनकम टैक्स है, फिर जो है हमारा जीएसटी है, फिर जो है हम कॉर्पोरेशन टैक्स है, उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, फिर कस्टम ड्यूटी है। तो ऊपर के जो 3-4 हैं इनको आपको याद रखना है। पहला आपका कर्ज ही है, दूसरा आपका इनकम टैक्स है, तीसरा आपका जीएसटी है, फिर आपका जो है कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, फिर सीमा शुल्क है। क्लियर। ऐसे ही जो ये पैसा आपके पास आया, तो सरकार के पास जो पैसा आता है, सरकार अकेले ही नहीं, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और सरकार के पास स्रोत ज़्यादा है पैसा, भारत सरकार के पास पैसा कलेक्ट करने का, टैक्स लगाने का। तो सरकार जो पैसा प्राप्त करती है उस पैसा को जो है राज्यों को भी बांटती है, राज्यों को भी अंतरित करती है। इसका डिवोल्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी पैसा सरकार प्राप्त कर रही है उस पैसे से आप कह सकते हैं कुल पैसे का 20% जो है राज्यों को अंतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास कुल पैसा है जो बजट के आकार में आप देख रहे हैं 28% का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उधार से आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उधार ले रहे हैं तो आप टैक्स भी इंटरेस्ट पे करेंगे, उसका ब्याज देंगे। इसीलिए हमारे जो खर्चे हैं, सरकार के बजट के जो खर्चे हैं, जो बजट में व्यवस्था दिखाया जाता है कि सरकार द्वारा ये बताया जाता है कि हमारा ये शुल्क है या बजट का हमारा ये आकार है, हमने ये पैसे लिए हैं तो भाई हमको खर्च भी करना है। तो उस खर्च का जो ब्यौरा है उस खर्च में देखेंगे सरकार का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो जो पैसा सबसे ज़्यादा उधार लिया जा रहा है बजट में, उसी उधार का ब्याज भरने में सबसे ज़्यादा पैसा सरकार खर्च करती है। कितना? 20%। और ऐसे ही जैसे 20% हम ब्याज के रूप में भुगतान करते हैं, उसी प्रकार 20% सरकार जो है राज्यों को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि राज्य के पास आय के बहुत सारे स्रोत होते हैं। इसलिए राज्य को जो है सरकार पैसा, केंद्र सरकार या भारत सरकार राज्यों को अंतरित करती है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के माध्यम से जो है आप कह सकते हैं ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन कि कितना परसेंट पैसा जो है केंद्र सरकार या भारत सरकार राज्यों को अंतरित करेगा। तो कुल जो आप कह सकते हैं आकार है
सरकार के पास जो पैसा आता है उस पैसे का 20% जो है राज्यों को अंतरित करता है भारत सरकार या केंद्र सरकार। ऐसे ही जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की अपनी कुछ योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार पूरी तरह उसका फाइनेंस करता है, उसका पैसा भरता है, और कुछ योजनाएं केंद्र सरकार चलाती है और उसमें जो है राज्यों का भी कह सकते हैं योगदान होता है, राज्य भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं, उसमें 16% पैसा जो है सरकार, भारत सरकार या केंद्र सरकार खर्च करती है। और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका नरेगा है, तो नरेगा में पैसा केंद्र और राज्य दोनों दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है पीएम विश्वकर्मा। और वहीं पे अगर नरेगा की बात करें तो जैसे उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है, या जो आवास योजनाएं चल रही हैं, या जो वाटर को कंजर्वेशन को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के। तो जो राज्य सरकार के का कह सकते हैं जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भाग लेते हैं उसको वित्त देने में, उसमें केंद्र सरकार का 8% जाता है, लेकिन जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उसमें 16% का खर्चा आता है बजट का। ऐसे ही डिफेंस में जो खर्चा आता है वो 8% का आता है। क्लियर। अब हमको ये भी जानना चाहिए कि बजट में तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बजट बनाता कौन है और बजट बनता किस प्रकार से है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानिए, जो बजट है भारत का, ये बजट बनाया जाता है वित्त मंत्रालय का एक विभाग है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको बोलते हैं आर्थिक मामलों का विभाग। ये आर्थिक मामले का विभाग जो है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, उसके द्वारा जो है भारत का बजट तैयार किया जाता है। और जो बजट में बताया गया है कि भारत 2029-30 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 2029-30 तक भारत $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। वहीं 2026-27 तक भारत को जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाएगी। बजट में जो प्राथमिकताएं कही गई हैं कि भारत सरकार किस पे ध्यान देगा, तो उस पर आप देखेंगे कि इसमें ज्ञान करके संबोधित किया गया है, GYAN। ज्ञान में क्या है, जी का मतलब गरीब, य का मतलब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, और नारी का मतलब महिला, स्त्री। तो प्राथमिकता में, सरकार की प्राथमिकता में ये गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी हैं, इनको कास्ट करके संबोधित किया गया था मोदी जी के द्वारा। और सरकार का फोकस इन्हीं के ऊपर है कि किस प्रकार से यह समुदाय, यह जो कास्ट है, ये कैसे जो है समाज में जो विकास चल रहा है उस विकास के साथ इनको जोड़ा जाए। क्योंकि भारत का जो सपना है 2047 में एक विकसित देश बनने का, ये पूरी तरह इन 4 लोगों पर निर्भर करता है। बजट में आपकी उपलब्धियों की बात की गई है। बेसिकली ये सारी उपलब्धियां जो सरकार 2014 के पहले थी और वर्तमान 2014 के बाद से जो सरकार है उसमें तुलना किया गया है कि कौन सी अचीवमेंट सरकार के द्वारा अभी तक हुई है। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात बताई गई है कि सरकार जब से बनी है पिछले 10 सालों से भारत में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। और जो भारत की औसत वास्तविक आय है उस आय में भी 50% की वृद्धि हुई है। और वर्तमान में जो वास्तविक आय है वो 98,374 रुपया हो गया, मतलब 1 लाख के आसपास इनकम हो गई है। और इस बार के बजट में जीडीपी को एक नए रूप में आप कह सकते हैं परिभाषित किया गया है। वैसे जीडीपी हम लोग कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल में किसी भी देश के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे जीडीपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जीडीपी की बात की गई है वो यहाँ पे जी का मतलब गवर्नेंस से है, मतलब शासन से, डी का मतलब डेवलपमेंट से है, और पी का मतलब परफॉर्मेंस से है। तो कहने का मतलब शासन, विकास और निष्पादन, इस जीडीपी का मतलब है, जो जीडीपी की परिभाषा इस बार बजट में बताई गई है। बजट में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में जो है विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है, या भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। और यह विकसित राष्ट्र बनने के लिए बस इस बजट में कहा गया है कि इसका जो माध्यम होगा, जो फैक्टर्स होंगे, जो मीडियम होंगे जिसके द्वारा भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा,
उसमें ये 3Ds काम करेंगे। एक सबसे बड़ा जो हमारा है माध्यम वो है डेमोक्रेसी, सबको आगे बढ़ने का अवसर है। डेमोग्राफी है, हमारे पास एक बड़ी युवा आबादी है। साथ ही साथ हमारे देश में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी चाहे कल्चर का हो, चाहे हेरिटेज का हो, चाहे आपका कह सकते हैं जो हमारे यहाँ मानव है, उस मानव में कई वैरायटी के लोग हैं, कई कह सकते हैं स्पीसीज़ के हैं और कई क्वालिटीज़ के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो पूरा करने का पूरा क्षमता रखते हैं 3Ds के अंतर्गत। क्लियर। ऐसे ही बजट में 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर की बात की गई है और जो कॉरिडोर हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे पहला कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसका नाम है ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर। एक दूसरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और एक तीसरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। तो 3 कॉरिडोर कौन कौन से? ऊर्जा खनिज सीमेंट, दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी, तीसरा है उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। ऐसे ही 2023 का जो आंकड़ा है उसके आधार पर अगर हम देखें भारत में, ये संख्या याद रखिएगा, हो सकता है मिलाने के लिए परीक्षा में पूछे। तो जैसे आपका इस समय इंडिया में कितने IIT हैं तो आपको पता होना चाहिए 23 है। अगर एम्स की बात करता है तो आपका 22 है। और अगर ऐसे ही आपसे जो है यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1113 यूनिवर्सिटी अभी भारत में है। इस बजट में इस बात पे भी ध्यान दिया गया है या फोकस किया गया आप कह सकते हैं कि जो आपका PM स्वनिधि योजना है उसका क्या निष्पादन या परफॉर्मेंस रहा है देश के अंदर। तो इसमें ये बताया गया है कि 78 लाख लोगों को जो है क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया है और लोगों को रोज़गार दिलाने में यह योजना सक्षम रही है। 78 लाख लोग जो है PM स्वनिधि के अंतर्गत उधार प्राप्त किए हैं और अपना व्यवसाय शुरू किए हैं स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में। इसी तरह इसमें यह भी बताया गया है कि जो STEM है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ कर के 43% हो गई है। और लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति बनाने का पूरा कह सकते हैं कार्य किया गया है। तो ये इस बजट में बातें कही गई हैं। साथ ही साथ ये भी हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जैसे जो हमारा बजट का इतिहास रहा है, तो भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, आप जान लीजिए कि 1860 में प्रस्तुत किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। और वहीं आज़ादी के बाद 47 में देश आज़ाद होता है तो पहला बजट हमारा प्रस्तुत किया जाता है 26 नवंबर 1947 को। तो वह बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो प्रस्तुत किया जाता है RK खडमुखम शेट्टी के माध्यम से। इनके द्वारा जो है आज़ादी के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया जाता है RK खडमुखम शेट्टी के द्वारा। तो ये याद रखिएगा आप। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि अभी तक जो भारत में बजट का इतिहास रहा है आज़ादी के बाद, सबसे ज़्यादा बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो प्रस्तुत किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। फिर उसके बाद प्रस्तुत किया गया है P चिदम्बरम के द्वारा। फिर प्रस्तुत किया गया है आपका प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यह भी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यह जो बजट पे हमने चर्चा किया है यह सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे UPSC हो, चाहे स्टेट PCS हो, चाहे स्टेट PCS में UP का हो, चाहे राजस्थान PCS हो, चाहे बिहार PCS हो, या झारखंड PCS हो, उत्तराखंड PCS हो, या SSC के एग्ज़ाम्स हों, पुलिस के हों, या वनडे के कोई एग्ज़ाम हो, SSC हो, सभी के लिए जो बजट का कह सकते हैं हम लोग क्लास कर रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और इससे संबंधित और भी क्या चीज़ें हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगले क्लास में हम लोग UP का बजट देखेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।